हे गाइस, इस वीडियो में हम नीट 2017 फिज़िक्स के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था और इसके आगे के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो इसमें एक फिगर में एक सर्किट को शो किया गया है जिसमें कि 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस है 9 ओम हर एक का, और 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स हैं जिनका कि इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी हर एक का, और एक आइडियल बैटरी है जिसका ईएमएफ है 18 वोल्ट। तो करंट आई निकालना है बैटरी के थ्रू जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कैपेसिटर से है और ये नोट्स में फिज़िक्स 12th के पार्ट 2 में पेज 30 में मिल जाएगा और फिज़िक्स 12th के पार्ट 1 में पेज 75 पे मिल जाएगा, और इसके फॉर्मूले जो है वो फिज़िक्स 12th के पेज 12 में मिल जाएगा। अब एलआर सर्किट के लिए क्या होता है, यानी कि जो इंडक्टेंस है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाले सर्किट में क्या होता है कि टाइम जब ज़ीरो होता है मींस इनिशियली करंट ज़ीरो होता है और जो ईएमएफ होता है वो ई नॉट होता है, यानी कि पीक वैल्यू होती है ईएमएफ की। क्योंकि करंट ज़ीरो है तो करंट पास नहीं हो रहा है एंड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पे। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। जब करंट पास नहीं होगा तो कोई भी सर्किट ओपन सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा, मींस वायर ओपन है। और दूसरा क्या चीज़ है आरसी सर्किट के लिए, जिसमें कि रेजिस्टर और कैपेसिटर होता है। तो उसमें इनिशियली यानी कि t=0 में, और या फिर जिसे कह सकते हैं जस्ट आफ्टर जब स्विच क्लोज किया जाता है तो इनिशियली क्या होता है कैपेसिटर की शॉर्टिंग हो जाती है, यानी कि कैपेसिटर जो है कैपेसिटर की तरह बिहेव ना करके एक वायर की तरह बिहेव करता है। दैट इज़ कैपेसिटर बिहेव्स जस्ट एज अ वायर। सिर्फ वो एक कनेक्शन ड्रॉ करता है और उसमें कोई भी कैपेसिटेंस नहीं होता उस वक्त। तो हमने इस सर्किट को जो कि क्वेश्चन में दिया गया था उसको एक नए तरीके से ड्रॉ किया है, जिसमें कि हमने इनिशियल वाले कंडीशन को कंसिडर करते हुए एलआर सर्किट और आरसी सर्किट के बिहेवियर को कंसिडर किया है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे ओपन सर्किट को ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इंडक्टर है वहाँ पे हमने ओपन सर्किट को ड्रॉ किया है, और जहाँ पे कैपेसिटर है यानी मीन्स लास्ट वाली लाइन पे वहाँ पे हमने वायर को ड्रॉ किया है। तो कैपेसिटर को हमने वायर की तरह बिहेव कराया और इंडक्टर को ओपन सर्किट की तरह बिहेव कराया। अब इसके बाद हम इसका करंट का मेजर निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे आई कंसिडर किया है जो करंट जा रहा है बैटरी से, और उसके आगे फिर हमने ये दोनों करंट को I1 कंसिडर किया है। तो I1 हमने एक ही टाइप का करंट को कंसिडर किया है दोनों रेजिस्टेंस में, बिकॉज जो करंट डिवाइड हो रहा है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, I1 की इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है। तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में ही करंट डिवाइड होता है। तो पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है और करंट इज इक्वल टू V/R वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो दैटफॉर पैरेलल में I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और रेजिस्टेंस दोनों के इक्वल है, दैटफॉर करेंट्स भी दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हमने दोनों को I1 कंसिडर किया है। अब यहाँ पे I1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो EMF अपॉन R आएगा, बिकॉज जो पोटेंशियल है वो तो EMF के इक्वल ही आएगा। तो EMF यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 9 ओम। तो इसका जो करंट की वैल्यू आ गई I1 2 एम्पियर आ गई। देयरफॉर करंट थ्रू बैटरी जो हो जाएगा I होगा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा 2I1, बिकॉज करंट जो है सम अप हो जाएगा मेन बैटरी में जाते समय, एंड देन इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 × 2 दैट इज़ 4 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन बोनस हुआ था क्योंकि इसमें 4 एम्पियर का ऑप्शन ही नहीं है। या फिर हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बनाने वाले ने सोचा होगा, अगर उसने बाई चांस ऐसा सोच लिया हो तो। वैसे तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है इसलिए ये क्वेश्चन बोनस हुआ था, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने कैसा सोचा होगा ये हम देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन बोनस नहीं होता है, तो हमें उस तरीके से भी सोचना आना चाहिए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैपेसिटर मेंशन नहीं किया गया है,
तो करंट जो है वो 2 एम्पियर हो जाएगा। अगर हम कैपेसिटर को कंसिडर ना करें तो यहाँ पे ये वाला जो लास्ट वाला सर्किट है वो ड्रॉ नहीं होगा। तो I1 जो है दो पार्ट्स में डिवाइड, I जो है दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, यानी कि I1 का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। I जो है I1 के ही इक्वल होगा, मीन्स I is not equal to I1, I will be equal to just I1 अगर हम कैपेसिटर को कंसिडर ना करें तो इसलिए जो I है वो 2 एम्पियर आ गया। सिंस द अदर आर रेजिस्टेंस रिलेटिंग टू कैपेसिटर विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 एम्पियर दिया गया था पहले, सेकंड ऑप्शन, लेकिन बाद में ये क्वेश्चन बोनस कर दिया गया जो कि इसका रियल आंसर 4 एम्पियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल ए का जो डिके कांस्टेंट है वो 8 लैम्डा है एंड मटेरियल बी का जो डिके कांस्टेंट है वो लैम्डा है। तो इनिशियली उनकी सेम नंबर ऑफ न्यूक्लिया है। तो पूछ रहा है कि किस टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लिया मटेरियल बी के रेशियो में एज कम्पेयर टू ए हो जाएंगे 1/e। ई जो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ये मॉडर्न फिज़िक्स चैप्टर से है और इसके न्यूक्लियर फिज़िक्स सेक्शन से है और इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा फिज़िक्स 12th की फॉर्मूला कॉपी में पेज 50 में। ये जो फॉर्मूला कॉपी और नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। और नोट्स की आपको फिज़िक्स 12th पार्ट 2 में पेज, ओह सॉरी मैंने पेज नहीं दिया हुआ है, आपको ये बाद में हम बता देंगे। सो नंबर ऑफ़ न्यूक्लिया जो है n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और एन नॉट जो है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट होता है एंड टी इज़ टाइम है और ई जो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.7 अप्रॉक्स। तो लैम्डा ए जो दिया हुआ है वो 8 लैम्डा दिया हुआ है डिके कांस्टेंट ए का, और बी का डिके कांस्टेंट लैम्डा बी दिया हुआ है लैम्डा। और ये भी दिया हुआ है कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया जो है ए और बी के इक्वल है, मींस एन नॉट ए इज इक्वल टू एन नॉट बी हो गया। तो हमने इसको एन नॉट कंसिडर कर लिया। अब टाइम पूछा है टी इज इक्वल टू वॉट, और इसमें रेशियो भी साथ में दिया हुआ है एन बी अपॉन एन ए नंबर ऑफ न्यूक्लिया का, और जो रेशियो है वो क्या है 1/e। तो हमने इस फॉर्मूला को वैल्यू पुट कर दिया है। तो एन बी जो हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, और एन ए क्या हो जाएगा एन नॉट ई टू पावर माइनस 8 लैम्डा टी इज इक्वल टू 1/e। तो ये क्या हो गया ई टू पावर माइनस लैम्डा टी प्लस 8 लैम्डा टी इज इक्वल टू ई टू पावर -1। तो यहाँ पे हमने इक्वेट कर दिया ई के पावर को, तो माइनस लैम्डा टी प्लस 8 लैम्डा टी इज इक्वल टू -1 हो गया, और 7 लैम्डा टी इज इक्वल टू -1 हो गया। तो टी इज इक्वल टू आ गया -1/7 लैम्डा। अब टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 1/7 लैम्डा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें जो डायग्राम्स शो किए गए हैं वो इक्वी पोटेंशियल्स के रीजन्स हैं। तो ए और बी जो रीजन्स हैं वो इक्वी पोटेंशियल वाले रीजन हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है कि क्या ट्रू स्टेटमेंट है। ए पॉजिटिव चार्ज को मूव किया जा रहा है ए टू बी से हर एक डायग्राम में, तो इक्वी पोटेंशियल रीजन में एक चार्ज मूव कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़ीरो होगा तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा, क्योंकि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो Q इंटू डेल वी होता है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से है और फॉर्मूला कॉपी की आप फिज़िक्स 12th में इसे देख सकते हैं पेज नंबर 8 में, और नोट्स में ये फिज़िक्स 12th के पार्ट 1 में मिल जाएगा। अब वर्क डन जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, जो कि इक्वल होती है Q इंटू डेल वी, मीन्स चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, तो जो कि सेम है सारे केसेस में जो भी डायग्राम उसमें दिया गया है, क्योंकि वो एक्चुअली तो इक्वी पोटेंशियल है,
तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है ही नहीं, यानी कि ये ज़ीरो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन भी जो है सारे केसेस में ज़ीरो आएगा। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम दैट इज़ ज़ीरो बिकॉज इक्विपोटेंशियल रीजंस, तो वर्क डन भी ज़ीरो आएगा हर केस में। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज़ द सेम। हाँ, ये स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ स्टेटमेंट, मिनिमम वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर ए, गलत है। मैक्सिमम वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर बी, गलत है। मैक्सिमम वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर सी, गलत है। सारे वर्क्स जो है सेम होंगे बिकॉज हर कंडीशन में उसे ए टू बी ही मूव किया जा रहा है और वो सारे रीजंस इक्विपोटेंशियल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या है, 2 एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट कर रहे ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट लूज़ कर चुके हैं वो अपने स्पेस शिप से। तो दोनों क्या है, मूव करेंगे एक दूसरे के टुवर्ड्स, क्या वो मूव करेंगे अवे फ्रॉम ईच अदर, या क्या वो स्टेशनरी हो जाएंगे, या फिर वो फ्लोट करते रहेंगे सेम डिस्टेंस पे। तो क्या है, ग्रेविटेशन तो फोर्स है नहीं उनके बीच में, तो उनके बीच में अट्रैक्शन तो होगा नहीं, और रिपल्शन होने की बात ही नहीं होती क्योंकि वो फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाकी कोई फोर्स की यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात नहीं हो रही है। तो रिपल्शन भी नहीं हो सकता, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। अब स्टेशनरी भी नहीं हो सकते वो, क्योंकि स्टेशनरी तभी होते हैं हम अर्थ पे जब हमारे लिए ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल होता है अर्थ की तरफ से। तो वो स्टेशनरी भी नहीं हो सकते स्पेसशिप में। तो सिर्फ इसका लास्ट ऑप्शन हो सकता है, यानी कि वो सेम डिस्टेंस पे फ्लोट करते रहेंगे उनके बीच में जो ऑलरेडी है। इसे सॉल्यूशन में भी मैंने ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ग्रेविटेशन चैप्टर से है ये। कीप फ्लोटिंग एट सेम डिस्टेंस बिटवीन दैम सिंस देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज़ नो अट्रैक्टिव फोर्स एंड ऑल्सो देयर इज़ नो रिपल्सिव फोर्स। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एक पार्टिकल के किसी टाइम पे हैं, एक्स इज इक्वल टू 5t माइनस 2d स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 10t रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे एक्स एंड वाई मीटर्स में है और t सेकेंड्स में है, यानी कि ये SI यूनिट में है ऑलरेडी। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये चैप्टर काइनेमैटिक्स से है और फॉर्मूला कॉपी के फिज़िक्स 11th में पेज नंबर 9 पे मिल जाएगा, और नोट्स में ये फिज़िक्स 11th के पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो वी एक्स कोऑर्डिनेट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होगा, डिस्टेंस का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dx अपॉन dt हो जाएगा। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5t माइनस 2d स्क्वायर हो गया, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया 5 माइनस 4t। नेक्स्ट वेलोसिटी y वेक्टर जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट y के रिलेशन में आएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा 10, बिकॉज जो y कोऑर्डिनेट था वो था 10t, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10t विल बी 10। अब इसका एक्सेलरेशन x कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ vx विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5 माइनस 4t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया -4 आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन। नाउ एक्सेलरेशन y कोऑर्डिनेट का आएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ vy विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 0 होता है, तो दैट्स वाई इसका डिफ्रेंसिएशन 0 आ गया। डिफ्रेंसिएशन वाले अब जो क्वेश्चंस है वो आप बेसिक मैथ्स के चैप्टर में देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग में ही होगा, फिज़िक्स 11th के पार्ट 1 के स्टार्टिंग में ही होगा ये सारे क्वेश्चंस डिफ्रेंसिएशन के, आपको अगर एग्जांपल्स देखने हैं तो फाइनली ये एक्सेलरेशन आ गया AXi कैप प्लस AY J कैप। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -4i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे 5 और क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं ईज़िली। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ईज़िली आप मेरी वीडियोस पे एक्सेस कर सकें। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।